दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के अपने चैनल सुप्रिया एजुकेशन हब पे डेली 1 बजे दोपहर में जीएस पार्ट 3 की क्लासेस चलती है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है। अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को जीएस का पार्ट 3 का 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा रही हूँ। और जब आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा तो टॉप 10 क्वेश्चन आएगा, तो मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगी। जीएस में इतना पढ़ लीजिएगा, इनफ होगा, ठीक है। और देखिए, और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए 2020 में जो है हम लोग अभी 2019 के क्वेश्चन को कर रहे हैं। 2019 के बाद फिर हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करना सही रहेगा, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। बस आप लोगों को क्या करना है, जीएस पार्ट 3 क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना दी हूँ, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। लेक्चर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किए थे। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान में निर्देशित मौलिक अधिकार का वर्णन करें। तो जो भारत का संविधान है ना, तो उसमें जो मौलिक अधिकार है ना, उनके बारे में हम लोगों को बताना है। तो चलिए मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार बताती हूँ, ठीक है। और चलिए देखिए मौलिक अधिकार क्या है। तो देखिए, एक लिखित है और एक वर्णित है। हम लोग दोनों मौलिक अधिकार को जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार का विवेचन कीजिए। तो मौलिक अधिकार वे हैं जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिकली ये मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार वे है जिससे बिना देश के नागरिक, अगर मौलिक अधिकार नहीं होगा ना, तो देश के नागरिक जो है ना वो अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्वतंत्रता तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का विकास करना है तो उसके लिए कुछ अधिकार होना चाहिए ना, तो वही सारे अधिकार जो है वो हम लोग के मौलिक अधिकार कहा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के 3रे भाग में किया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार कब बताया गया संविधान में, 3रे भाग में, धारा 12 से लेकर 35 तक की 24 धाराएं में वर्णित है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 3रे भाग में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। आप लोगों को 12 से लेकर 35 तक धारा 12 से लेकर 35 तक है ना, उसमें आप लोगों के अधिकारों का जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। 44वें संशोधन के बाद नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार है, सबसे पहला मौलिक अधिकार है हम लोग का समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। समानता के अधिकार का वर्णन हम लोगों को आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। कानून के सामने सभी बराबर है और कोई कानून से ऊपर नहीं है। समानता के अधिकार में क्या बोला गया है, समानता के अधिकार में बोला गया है कानून के सामने है ना सभी लोग बराबर है, कोई भी एक कानून से ऊपर नहीं है। भेदभाव को मनाही की गई है तथा सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जैसे जो पब्लिक प्लेस होता है ना उसका यूज सब कर सकते हैं। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। सेना और शिक्षा को उपाधि को रखा गया, बाकी सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। पहला आप लोग समानता का अधिकार देख लिए। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। देखिए, 14 से 18 आप लोगों का समानता का अधिकार है, 19 से 22 आप लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए इसमें क्या है, नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को भाषण देने और विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के इकट्ठा होने,
संघ या समुदाय बनाने, घूमने फिरने, किसी भी स्थान पर बसने या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार में क्या दिया गया है, मतलब आप लोग भाषण दे सकते हैं, कहीं भी अपना विचार जो है ना प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, या फिर संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, या फिर कहीं पे घूम फिर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी स्थान पे रह सकते हैं, या कोई भी व्यवसाय जो आप लोगों को सही लग रहा है वो आप लोग कर सकते हैं। ये सारे हम लोग को स्वतंत्रता के अधिकार में भारत के संविधान में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक लिखा गया है। परंतु इस स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध भी है। देखिए, ये सारे काम तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कुछ कंडीशन है, ठीक है, प्रतिबंध भी है। क्या है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 से 22 तक नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है और सजा कानून के अनुसार ही हो सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील की सलाह लेने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया जाना आवश्यक है। तो क्या है, आप लोग का अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो 20 से 22 में क्या बोला गया है कि उनको दंड मिलेगा। और क्या है, और जो भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति होगा ना, वो उसके पास अधिकार है कि वो अपने वकील से सलाह ले सकता है और 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, अब तीसरा हम लोग का क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोगों को अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। इसमें क्या हम लोगों को बताया गया है, अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। व्यक्तियों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। क्या है, व्यक्तियों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता और न ही किसी व्यक्ति से बेगार ली जा सकती है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी ऐसे कारखाने या खान में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता जहां उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये किस आर्टिकल में लिखा गया है कि जिस कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, ऐसे एग्जामिनेशन तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए कि किस उम्र के बच्चे, मतलब कि 14 वर्ष के बच्चे से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनको किसी भी फैक्ट्री में काम पे नहीं रह सकते जहाँ पे उस फैक्ट्री से बच्चे को कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में लिखा गया है। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने तथा अपने इष्ट देव की पूजा करने का अधिकार है। लोगों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने का और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति आदि रखने के अधिकार दिए गए हैं। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। चलिए, अब हम लोगों का क्या अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आप लोगों को आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। प्रत्येक जाति या समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और साहित्य को बनाए रखने, उनका प्रसार तथा विकास करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आप लोगों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। यदि सरकार हमारे किसी मौलिक अधिकार को नहीं करती या उसके विरुद्ध कोई काम करती है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और न्यायालय द्वारा इस अधिकार को लागू करवाया जा सकता है या कानून को रद्द कराया जा सकता है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में कई प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। यद्यपि मौलिक अधिकारों पर अनेक सीमाएं लगाई गई है, परंतु फिर भी मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई है और कार्यपालिका तथा संसद की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा दिया गया है। ये हम लोग देखें लिखित, ठीक है, हम लोग लिखित मौलिक अधिकार क्या क्या है वो देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक और क्वेश्चन है इस पे वर्णित अधिकार, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बस सुनना है मेरी बातों को और थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना है कि अच्छा इस आर्टिकल मतलब कि ये 6 आर्टिकल मतलब कि अधिकार है, एक ये है, एक ये है, ऐसे करके, और मतलब कि इसके बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है, बस इतना पॉइंट याद रखना है और फिर अपना कहानी बना के एग्जामिनेशन में लिख लेना है, ठीक है।
फिर क्या हम लोग का भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें। तो भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य की चर्चा नहीं थी, परंतु संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार नागरिकों के निम्न कर्तव्य निश्चित किए गए। सबसे पहला, संविधान का पालन करना तथा उसके अर्थ, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों के हृदय में स्थान देना और उसका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की पुकार होने पर उसकी सेवा करना। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि पर आधारित भेदभाव को दूर रखते हुए भ्रातृत्व की भावना जगाना। साथ ही ऐसी प्रार्थनाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी रक्षा करना। वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और नेक्स्ट क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाने का अवसर देना प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए। अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसके प्रमुख एजेंसियों का वर्णन करें। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग का ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप बी करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। और देखिए मैं इतना बोल्ड बोलती हूँ कि आप लोगों को सुनने में भी मज़ा ही आता होगा, बोरिंग नहीं लगता होगा। ठीक है, मैं थोड़ा उस टाइप से बोलने की कोशिश करती हूँ क्योंकि देखिए पढ़ाई तो सभी को बोरिंग लगता है, लेकिन मैं उस टाइप से बोलती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सके, लेकिन पढ़ाई फिर भी बोरिंग ही लगेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करें। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य समान हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र चार्टर के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए वचनबद्ध है। सभी सदस्य राष्ट्र पारस्परिक झगड़े शांतिमय तरीकों से इस प्रकार निपटाने को वचनबद्ध है जिसमें किसी प्रकार की शांति, सुरक्षा और न्याय भंग नहीं हो। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक दूसरे की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखेगा। फिर क्या है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन है? प्रत्येक का विवरण दे। तो संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंग है: साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। चलिए अब देखिए सबसे पहले साधारण सभा में क्या है। देखिए उसमें क्या जितनी एजेंसी था ना सभी का वर्णन करना था। तो सबसे पहला एजेंसी हम लोग का क्या है? साधारण सभा। चलिए साधारण सभा के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार है, पर वह 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। इसके निम्न कार्य हैं। पहला, यह शांति एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार करती है। यह उन सभी मामलों पर विचार करती है जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से संबंधित होते हैं। यह सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। यह सुरक्षा परिषद की सलाह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों तथा महासचिव की नियुक्ति करती है। यह संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करती है। ठीक है, पहला साधारण सभा देख लिए। दूसरा हम लोगों का क्या है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन इसके अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा 2 वर्षों के लिए करती है। अस्थायी सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, युद्ध रोकना, निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना इत्यादि परिषद के प्रमुख कार्य हैं। यदि किसी देश को आक्रामक घोषित कर दिया जाए तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का भी सुरक्षा परिषद को है। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका उद्देश्य संसार को अधिक समृद्धिशाली, सुखी और न्यायपरायण बनाना है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय अर्थ, समाज, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और इसके संबंध में अन्य विषयों पर विचार करती है।
संरक्षण परिषद संयुक्त राष्ट्र की संरक्षण परिषद का काम परतंत्र उपनिवेशों का देखभाल करना है। इसके संबंध में अन्य विषयों पर विचार करती है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका प्रभाव कार्यालय दी हेग हॉलैंड में है। यह न्यायालय सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी मुकदमे का सुनवाई कर सकता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच के झगड़े को निपटाना इसका काम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम समझ में आया। अगर दो या दो से अधिक देश का झगड़ा होता है ना, तो उसको ये निपटारा करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कितना टाइम हुआ। अच्छा, 15 मिनट है, 15 मिनट हो चुका है। और हम लोग बोले थे कि 30 मिनट से ऊपर का कोई भी वीडियोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बोर भी तो नहीं करना है। एक ही दिन में सारा कुछ पढ़ा दूंगी तो फिर आप लोगों का। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, वैश्वीकरण। तो चलिए हम लोग वैश्वीकरण, जो कि क्या होता है, ग्लोब, याद भी नहीं है मुझे। चलिए देखिए अब वैश्वीकरण देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण क्या है। ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है विश्वव्यापीकरण से है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में से एक नीति अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन की है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव करना है। क्या वैश्वीकरण का क्या काम है? भारत की अर्थव्यवस्था को किसी भी विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव करना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी क्षेत्र में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट तथा रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय करना इत्यादि उपायों का समावेश किया गया है। यह उपाय एक बार में ही लागू किए जाने वाले उपाय नहीं है, बल्कि इन्हें विभिन्न चरणों में लागू किए जाने की बात कही गई है। तो इस तरीके से हम लोगों का आज ग्रुप ए कंप्लीट होता है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप बी करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम। ठीक है, मतलब कि इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2019 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं 2021 करवाऊंगी। 2020 का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन शायद ऑब्जेक्टिव हुआ था, डेट्स वाई क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं दिया गया। 2019 कर लेंगे, 2021 कर लेंगे, उसके बाद 18 भी करवाऊंगी, 17 भी करवाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।